15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब देश का सबसे छोटा राज्य गोवा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस गोवा को आज इंडिया में हॉलिडे का परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, उस गोवा को छोड़ने के लिए पुर्तगीज तैयार ही नहीं थे और उन्होंने तब तक इस जगह को नहीं छोड़ा जब तक कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय नहीं चलाया। फाइनली 14 साल बाद 11 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भारत के इतने बड़े हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, हमने उनको तो भगा दिया, लेकिन एक छोटे से हिस्से गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में इतना टाइम क्यों लगा। आज हिस्ट्री कनेक्ट में हम गोवा की आजादी की इसी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। गोवा साल 1510 में ही पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था, जब पुर्तगाल की सेना ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराया था। तब से लेकर ब्रिटिश टाइम तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा और जब देश आजाद हुआ तो गोवा के साथ साथ दमन दीव और दादरा और नगर हवेली पर भी पुर्तगाली ही अपना अधिकार जमाए बैठे थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि पुर्तगाल में कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं चल रहा था। जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी, तब उसी बीच साल 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गोवा नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। इस पार्टी के संस्थापक थे ट्रिस्टाओ डी ब्रगैंजा कुन्हा। ये वही थे जिन्हें गोवा का फादर ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता है। तब से लेकर 1946 तक ये पार्टी नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। लेकिन इस आंदोलन को असली धार मिली 1946 में, जब सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली निकाली। असल में डॉक्टर लोहिया अपने दोस्त डॉक्टर जूलियो मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। यहाँ उन्हें पता चला कि पुर्तगीज ने किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग पर रोक लगा दी है। फिर क्या था, 18 जून 1946 के दिन बीमारी की हालत में होते हुए भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाल सरकार को पहली बार चैलेंज किया। उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मडगांव की जेल में रखा गया। महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया और अपनी पत्रिका हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिए। इसके बाद जब पुर्तगालियों ने देखा कि माहौल गर्म हो रहा है, तो लोहिया को गोवा बॉर्डर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में आने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। फिर 1947 में आज़ादी के टाइम पर गोवा का भारत में विलय नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये निकला कि गोवा में जो हिंदू और कैथोलिक ईसाई रह रहे थे, उन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से सीखा और खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इसी बीच गोवा में एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आया। इसका नाम था आज़ाद गोमांतक दल। इस ग्रुप को कई रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर बनाया था, जिसमें कि विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नाइक और प्रभाकर सिनारी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि पुर्तगालियों ने इनके आंदोलन को भी दबाने की बहुत कोशिश की। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को पुर्तगीज ने जेल में डाल दिया। हालांकि विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भाग गए और लंबे समय तक वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। फिर आता है साल 1954, जब लोहिया की इंस्पिरेशन से गोवा विमोचन सहायक समिति बनी। इस समिति ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के आधार पर यहाँ आंदोलन चलाया। गुजरात और महाराष्ट्र में आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। अब दोस्तों, यहीं पर सवाल आता है कि जब इतने सारे लोग और इतने सारे ग्रुप्स गोवा को आज़ाद कराने में लगे हुए थे, तब बाकी लोग कहाँ थे? नेहरू और पटेल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में क्या किया? तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। असल में गोवा की आज़ादी की लड़ाई में लोहिया जो कर रहे थे, उसे सिर्फ और सिर्फ गांधी सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान गोवा की तरफ नहीं था। वो समझते थे कि इससे अंग्रेजों के खिलाफ जो मेन लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे ध्यान भटकेगा। साथ ही देश में बड़े लेवल पर कम्युनलिज्म का एक चैलेंज था, जिससे देश आज़ादी के बाद के सालों में भी जूझ ही रहा था। इसलिए गोवा पर ध्यान कम ही दिया गया। पंडित नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गोवा की समस्या भारत के गाल में एक फुंसी की तरह है, जिसे अंग्रेजों के जाने के बाद कभी भी मसला जा सकता है। लेकिन पंडित नेहरू जो कह रहे थे वो हुआ नहीं। जिस पुर्तगाल को वो छोटा समझ रहे थे, वो गोवा छोड़ने को तैयार नहीं।
पुर्तगाल में बैठा तानाशाह एंटोनियो डी ओलिविएरा सालाजार ने गोवा छोड़ने का मना तो किया ही किया, ये भी कह दिया कि असल में गोवा और नगर हवेली उसकी कॉलोनी नहीं है, बल्कि पुर्तगाल के इंटीग्रल पार्ट है। ये उनके ओवरसीज प्रोविंसेस हैं। असल में उसे ये कॉन्फिडेंस इस वजह से आ रहा था क्योंकि कुछ वक्त पहले ही पुर्तगाल ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो को ज्वाइन कर लिया था। सालाजार ने धमकी दी कि भारत अगर कोई भी एक्शन लेगा तो ऐसी हालत में नेटो इंडिया के खिलाफ रिएक्ट करेगा। अब सरकार के तो हाथ बंधे हुए थे, लेकिन गोवा में रहने वाले लोग वो शांत नहीं थे। 1954 के जुलाई और अगस्त महीनों में इंडियन एक्टिविस्ट ने दादरा और नगर हवेली को कुछ झगड़े के बाद अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना ने गोवा के लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और इसी इंस्पिरेशन का एक रिजल्ट निकलता है कि अगस्त 1955 में हजारों हजार सत्याग्रहियों की भीड़ ने गोवा की बाउंड्री में घुसने की कोशिश की। इसका नतीजा एक तेज झड़प में निकला। पुर्तगाल की सेना ने यहीं पर एक गलती कर दी क्योंकि उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोली चला दी। इस हादसे में 25 सत्याग्रहियों की जान चली गई। इस फायरिंग के बाद से सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। भारत को पुर्तगाल पर एक्शन लेने का मौका मिल गया था। पीएम नेहरू जहां गोवा में कभी सेना नहीं भेजना चाहते थे, उन्होंने भी साल 1961 में यहां आर्मी भेजने का फैसला कर लिया। हिस्टोरियन वेंकट राघवन अपनी किताब द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स में बताते हैं कि जब नेवी गश्त लगा रही थी तभी अंजा द्वीप नाम की जगह पर पुर्तगालियों ने एक इंडियन स्टीमर पर गोली चला दी। इस मामले ने इंडिया को पुर्तगाल के खिलाफ ऑपरेशन चलाने पर मजबूर कर दिया। फाइनली 1 दिसंबर 1961 से आर्मी ने ऑपरेशन चटनी और ऑपरेशन विजय नाम से पुर्तगाल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन चटनी सर्विलांस ऑपरेशन था जिसके तहत इंडियन नेवी को गोवा के पास के समुद्र पर नजर रखनी थी। इंडियन नेवी ने 16 जहाजों को 4 अलग अलग टास्क ग्रुप्स में बांटा और 2 फ्रिगेट्स ने गोवा के आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। इंडियन एयरफोर्स भी पुर्तगाली जेट्स की पोजीशन को जानने के लिए गोवा के ऊपर घूमने लगे। वहीं इंडियन आर्मी ने गोवा और दमन द्वीप के बॉर्डर के पास डेरा डाल लिया। प्लान सिंपल था कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय को लीड करेगी और नेवी और एयरफोर्स इसे सपोर्ट करेंगे। इसी प्लान के तहत आर्मी ने दिसंबर 17 से अपना ऑपरेशन शुरू किया और गोवा में घुसने लगे। पुर्तगाल इस अटैक के आगे कुछ कर नहीं पाया और 19 दिसंबर को गवर्नर जनरल वसालो एस सिल्वा ने आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से इंडिया में जो पूरे 400 सालों से भी ज्यादा का पुर्तगाली रूल चल रहा था वो पूरी तरह से फाइनली खत्म हो गया। तो ये कहानी थी गोवा की आज़ादी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।